वेलकम बैक इन दिस सेशन। और आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक की, और वो नया टॉपिक इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना कि आपसे पहले हमने पढ़े हैं। सभी टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये अल्ट्रा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाता है। किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका एकेडमिक एग्जाम हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा आता है। सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, या कोई भी आप इंग्लिश का एग्जाम उठा के देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर आता है। तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। सबसे पहली बात क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और देखो इसमें बताया गया है, इसमें क्या बताया गया कि अंग्रेजी में किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। और पहला तरीका जो होता है उसको हम किस तरह से देखते हैं, जब वक्ता के शब्दों को जो कहें तो कहा जाए। मान के चलो किसी ने कुछ कहा और वही बात आपने बिल्कुल सेम कही, जैसे पायल सेड आई एम प्लेइंग, पायल ने कहा मैं खेल रही हूँ। ये तो है डायरेक्ट आपका। अगर इसी को जिसने सुनी है इस बात को, यानी जो आपका ऑडियंस है, यानी जिसने आपको सुनाया है, जो बोल रहा है वो स्पीकर कहलाता है, उसको वक्ता कहते हैं। और जो सुन रहा है उसको ऑडियंस कहते हैं, यानी श्रोता कहते हैं, सुनने वाला। तो अगर इस बात को ऐसे कहा जाए, पायल सेड दैट शी वॉज प्लेइंग, पायल ने कहा कि वह खेल रही थी। अब देखिए दोनों बातों में कितना फर्क है। यहाँ पे कहा पायल सेड, पायल ने कहा आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ, जैसा पायल ने बोला वैसे ही हमने बोल दिया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला, पायल सेड, पायल ने कहा कि शी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी। तो इस ये सुनने वाले ने, यानी कि जो इस तरह से बोला गया, इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। और जो ऐसे सीधा सीधा उसी के शब्दों में जैसा जिसने बोला है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब ये समझना है आपको कि देखिए कितना चेंज आया, पायल सेड, पायल सेड, और यहाँ पे कोमा लगा है, लेकिन यहाँ पे डेट लगा है, कोमा गायब हो गया वहां से और यहाँ से भी। उसके बाद यहाँ पे आई लिखा है और यहाँ पे शी लिखा है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे वॉज है, वर्ब सेम है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। तो समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट लगाया, कैसे ये चेंज हुआ है। बहुत से लोग हैं, जो बहुत से बच्चे जो खुद से पहले से जानते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनको आज हम सिखाएंगे कि किस तरह से चेंज हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है, देखो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं डायरेक्ट स्पीच के। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग आईएनजी लगा, रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है अंजलि सैड, है ना, अंजलि सैड कोमा आई एम ए राइटर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिखा है ये रिपोर्टेड स्पीच है, यानी अंजलि ने कहा। अब जो कहा वो तो रिपोर्टेड स्पीच है। और अंजलि सैड, अंजलि ने मतलब सब्जेक्ट जिसमें आता है, और हाँ जिसमें सब्जेक्ट आए और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और जो बात बोली जाती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है, जैसे पीयूष सेड टू मी, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है। पीयूष ने मुझसे कहा, क्या कहा, यू आर ए गुड बॉय। तो ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टेड वर्ब है। ये ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड वर्ब के दो भाग होते हैं, इसमें भी दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। और रिपोर्टेड स्पीच तो पूरा हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए चेंज करना ही पड़ता है। ठीक है, क्या क्या चीजें चेंज होती है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि यहाँ पे जो सैड या जो भी कुछ वर्ब आती है वो किस तरह से चेंज होती जाती है। अगर डायरेक्ट स्पीच में सैड है तो इनडायरेक्ट में सैड ही रहेगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में सैड टू है तो इनडायरेक्ट में टोल्ड हो जाएगा। और अगर से टू है तो टेल हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस है और यहाँ पे एस नहीं है, तो यानी सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर विल से टू आया है तो विल टेल हो जाएगा, अगर विल सेज टू आया है तो विल टेल्स हो जाएगा। और कोमा के स्थान पर क्या आएगा, या तो डेट आएगा या तो इफ आएगा। अब डेट कब आएगा, जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा और निगेटिव होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव हो तब हम कॉमे की जगह डेट का यूज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तब हम कॉमे की जगह इफ का यूज करेंगे या वेदर का यूज करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। अब हम एक और टेबल को समझेंगे। वो टेबल कौन सी होगी कि अगर सेंटेंस जैसे यहाँ पे एम में आया है तो यहाँ पे वाज में हो गया है, तो यानी डायरेक्ट में अगर इसमें आएगा तो किस में इनडायरेक्ट करते समय हम चेंज करेंगे, उस टेबल को और देखते हैं। यहाँ पे क्या कुछ टेबल दिए हुए हैं, उनको समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क करती है।
सबसे पहली बात है टेंस चेंज करने वाली टेबल है। मान के चलो आपका जो डायरेक्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आप उसको किस में चेंज करेंगे ये पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हो या डू डज लगा हो, इट्स मीन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में या डिड में, अगर डू डज वाला है तो डिड में चेंज होता है। ठीक है, यानी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट ऐसे ना लिखकर सीधे वर्ब में लिख दिया ताकि आप आसानी से पहचान सके कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस डू डज कुछ भी इनमें से आता है तो आपको इंडायरेक्ट करते समय वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड लगाना है। डू नोट डज नोट है तो डिड नोट में चला जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड होती है, या तो डिड होगा या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तब आपको क्या करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इंडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, और यदि आपका सेंटेंस इज आर एम और आईएनजी के साथ में है तो हम वाज वर और आईएनजी में उसको चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर वॉज वर में आ जाए, वॉज वर आईएनजी लगाओ तो हैड बीन प्लस आईएनजी का यूज हमें करना है। ठीक है, और एक सिचुएशन ये भी होती है कि अगर सिर्फ वॉज वर वाला है, यूज ऑफ वॉज वर यूज ऑफ वॉज वर वाला वाक्य है तो हम उसको, और उसमें वर्ब नहीं है आगे, आईएनजी नहीं लगाया यानी कि वर्ब नहीं दिए, जैसे ही वॉज ए ग्रेट क्रिकेटर, अगर इस तरह से आपका पार्ट ऑफ आपका जो इस सेंटेंस का बाद वाला पार्ट है जो कॉमा के अंदर लिखा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो वाज वर्ब में हो तो हम उसे वाज वर्ब नहीं रहने देते हैं। अगर आईएनजी लगा हो तो हैड बीन प्लस आईएनजी में, वो मैं एग्जांपल से आपको बता दूं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हैज है तो हेड में बदलेंगे, कैन है तो कुड में, और मे है तो माइट में, विल सेल है तो वुड सेल, वुड शुड। दो टेबल दी हुई है यहाँ पे, और ये टेबल में क्या लिखा है, इस टेबल में लिखी है कुछ चीजें लिखी हैं, और ये डायरेक्ट में करते समय हम क्या हो जाएंगे, यानी कि ये जो यानी निकटता प्रकट करने वाले या दूरी प्रकट करने वाले जो वर्ड होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे दिस अगर आ गया आपके डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में हम दिस को क्या कर देते हैं, डेट कर देते हैं, दीज को क्या कर देते हैं, दोज, हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, जस्ट का भी देन हो जाएगा, अगो का बिफोर हो जाएगा। ठीक है, टुडे का डेट डे हो जाता है, डेट डे, टू नाइट का डेट नाइट हो जाएगा। ठीक है, टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। ठीक है जी, 10 का क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे हो जाएगा। ठीक है, लास्ट का क्या हो जाएगा, लास्ट का लास्ट का भी हो जाएगा द प्रीवियस, द प्रीवियस। और ये ध्यान रखिएगा लास्ट के बाद अगर लास्ट नाइट लिखा है, लास्ट डे लिखा है, तब भी हम द प्रीवियस नाइट डे जो भी है इसके आगे वो आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में भी होगा, यहाँ पे आ जाएगा द फॉलोइंग, नेक्स्ट के लिए द फॉलोइंग। ठीक है, उसके बाद अगर जो भी लिखा है किसी चीज का मतलब जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, तो वो द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग डे इस तरह से। कम हेयर का क्या हो जाएगा, गो देयर हो जाएगा, गो देयर। लेकिन ये कब होगा, जब वाक्य का सेंस ना बदले, वाक्य इस तरह से दिया हो कि कम हेयर का गो देयर हो जाने से कोई चेंज ना हो, वो भी हम आगे देखते रहेंगे, उसमें देखेंगे एग्जाम्पल्स में। तो ये एक और टेबल अभी आपकी रही है जिसको हम प्रोनाउन चार्ट कहते हैं, प्रोनाउन टेबल कहते हैं, वो बहुत जरूरी है देखना। उसके बाद उसको देखते हैं, उसके बाद सीधे चलते हैं सेंटेंस की तरफ। ओके, समझते हैं ये वाली एक और टेबल जिसे हम प्रोनाउन चार्ट या प्रोनाउन टेबल के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, प्रोनाउन टेबल के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको समझिए पूरा इनडायरेक्ट आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे समझते हैं, सबसे पहले एक चीज समझिए, इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, ठीक है, जिसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन कहा जाता है। अब फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीजें होती हैं, आई और वी, दोनों फर्स्ट पर्सन में होती हैं, आई और वी। और इनके जो पार्ट है यानी इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं या इनके जो पीसी, पीसी मतलब पॉजिटिव केस, ये भी फर्स्ट पर्सन में काउंट होते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान क्या रखनी है,
इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या है, यू। और थर्ड पर्सन है इन सबको छोड़कर बाकी, जैसे ही, सी, दे, इट, किसी का नाम होगा वो भी थर्ड पर्सन में काउंट होगा। ठीक है जी। और इनके जो ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस है वो भी इनके साथ फर्स्ट पर्सन वाले फर्स्ट पर्सन माने जाते हैं, सेकंड पर्सन वाले सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाले थर्ड पर्सन। अब इनका रोल क्या है यहाँ पे, ये कैसे यूज होते हैं, ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले एक चीज और देख लो, प्रोनाउन चेंज करने के लिए SON/1 2 3 है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, इसको यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है। एक्सपेंड कैसे करना है, फर्स्ट पर्सन यानी जो वन है ये बताता है कि फर्स्ट पर्सन को, फर्स्ट पर्सन वाक्य के सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, जैसे मान के चलो यहाँ लिखा है सी, तो ये वाक्य का सब्जेक्ट है, आरवी का सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा कौन सा, यदि फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई, बी, मी, अस, अवर। इन 6 में से कोई सा भी अगर यहाँ पे पाया जाता है तो वो यहाँ पर आकर इस वाली रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बिल्कुल आराम से बताता हूँ। और आगे देखिए, सेकंड सब्जेक्ट वाक्य के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, यानी कि अगर सेकंड सब्जेक्ट है यानी यू, योर, ये कहीं भी आए हैं, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, कंफ्यूज नहीं होना है 2 बार क्यों लिखा है। ठीक है, तो जो यू, योर अगर कहीं भी आएगा तो वो वाक्य के यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट से कहाँ पे, यानी मी से चेंज होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है इसका और ये सब्जेक्ट है। अब क्या कह रहा है, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन की कोई टेंशन नहीं लेनी है, जहां पे जैसे लिखे आएंगे वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे चेंज किया गया है। चेंज कैसे किया गया है ये देख लेते हैं, 1 मिनट। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, सी सेड टू मी आई एम ए सिंगर। इस वाले वाक्य में कोई चेंज नहीं होता है, इसमें बस इतना चेंज करना होता है हमें, ये जो वर्ब दी होती है ये कैसे है, क्या मतलब क्या लिखा है उसको हम चेंज करते हैं। जैसे मैंने सबसे शुरू में बताया था कि सैड है तो सैड टू में, सैड है तो सैड में रहेगा और सैड टू है तो टोल्ड में हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे सी, और सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में कर देंगे। और मी का क्या रहेगा, मी रहेगा। ठीक है जी, सी टोल्ड मी। अब इस कॉमे के लिए डेट आएगा, और डेट कब कब आएगा, जब वाक्य आपका अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो। और यहाँ पे सारे वाक्य जो लिखे हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव लिखे हैं, यानी सब में डेट आएगा। अगर वाक्य होता आपका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप, तब हम लगाते हैं इफ। ठीक है, तो वो आगे की बात है। अभी फिलहाल देखना है, सी सेड टू को टोल्ड में, मी का मी रहेगा, कॉमे की जगह डेट आ गया। अब ये आई क्या है, अब यहाँ पे आ गए, आपकी मेन जो स्टोरी है वो शुरू होती है। आई क्या है, आई को अपने दिमाग में रखना है, ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल लर्न होना चाहिए अच्छी तरह से। आई फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन चेंज किससे करना होगा, फर्स्ट पर्सन है तो चेंज किससे होगा, वाक्य के सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्या है, सी। अब यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट पर्सन है क्या, आई दिया हुआ है, आई को किससे चेंज करना है, सी से चेंज करना है। तो सीधा जब आई को यहाँ पे चेंज करेंगे तो सीधा सी लिखे, यहाँ पर सीधे आई की जगह सी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिए, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को चेंज किया है, या आई को किया है, बी को किया है, यू को किया है, इन तीनों में से चेंज होगा, और इनमें से कहीं से भी हो रहा है, तो जो सब्जेक्ट आपने चेंज किया है और जिससे चेंज हो रहा है वही लिखा जाएगा। यानी कि आई को अगर ही से चेंज करते तो ही लिखा जाता, आई को सी से चेंज करते सी लिखा जाता, आई को दे से चेंज करते दे लिखा जाता, वी को ही से चेंज करते तो ही आए, मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही आएगा। जैसे अभी और आगे भी देखिए, सी आई का हमने, आई क्या है फर्स्ट पर्सन में, चेंज करेंगे किसे, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से चेंज किया तो सी आया। इजारम वॉज वर्ब किसमें होता है, इजारम वॉज वर्ब में होता है, तो एम को सी, आई एम को सी वॉज में कर दिया, और बाकी बचा है ए सिंगर, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट से, ये डायरेक्ट है और ये तो आपका डायरेक्ट हुआ, और ये आपका इनडायरेक्ट हुआ, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, यू सेड टू पूजा, तुमने पूजा से कहा आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया। तो यू क्या, यू पहले हम सबसे पहले क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्क को सॉल्व करना है, तो यू यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, यू सेड टू को, बस हाँ ये ध्यान रखना है कि किस में आया है, सेड टू को टोल्ड में, और यहाँ पे क्या है, पूजा को पूजा लिख देंगे, उसके बाद कोमे को हम डेट लिखेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखें, ये हो गया। अब कह रहा है आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है फिर से, तो चेंज किस में होगा, यू में होगा, और यू में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है किसके, आरवी के। आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, इससे। तो ये जब हम इधर लेके आएंगे यू के पास तो ये यू में चेंज हो जाएगा। अब हैव है, हैज हैव को हम हेड में करते हैं, डन का डन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, माई। और माई भी किसका पार्ट है, फर्स्ट पर्सन का। माई किसका पार्ट है, फर्स्ट पर्सन का, इसलिए रहा यहाँ पे। अब ये किससे चेंज होगा, ये भी तो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन कोई सा भी आएगा तो किससे चेंज होगा, वाक्य के सब्जेक्ट से, यानी कि ये भी यू से चेंज होगा। अब इस माई को यू से कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है माई, ठीक है, और इसको करना है किससे, यू से चेंज। अब जब यू से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो यू आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यू नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब हमें ये देखना है, चेंज तो ये इससे हो रहा है, लेकिन इसकी इस वाली लाइन में यू का क्या बना हुआ है, इस वाली लाइन में माई के नीचे यू का क्या बना है, योर। थोड़ा सोचिए, माई चेंज करना है, किससे करना है, यू से करना है, क्योंकि माई भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन भी सब्जेक्ट से चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन में चाहे यहाँ पे आई हो, माई हो या मी हो, दो अगर तीनों में से कोई भी होता तो यू से चेंज होता, क्योंकि रूल कहता है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होंगे वाक्य के। तो सब्जेक्ट से जब चेंज होंगे, ये चेंज हुआ सब्जेक्ट से तो यू हो गया। अब ये भी यू से चेंज होगा तो यू, माई के नीचे यू वाली टेबल में योर आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे योर और वर्क, ठीक है, इस तरह से होगा ये। देखिए दे सेड टू मी, तो दे तो दे ही रहेगा, सेड टू को किस में कर देंगे, टोल्ड में कर देंगे, नी का मी रहेगा, और कोमा के लिए हम किसका यूज करेंगे, डेट का यूज करेंगे। वी क्या है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, दे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे ही हो जाएगा, ये तो ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन है, जिसके पास जाता है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, और सब्जेक्ट जिसके भी पास जाता है वही लेके आता है। वी को हमने किस में किया, दे में किया तो दे हो गया, और दे के साथ सेल का नहीं, वुड का, विल का यूज करते हैं, और सेल शुड को विल वुड में बदलते हैं, मतलब विल सेल को वुड शुड में बदलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। दे वुड प्ले अ मैच, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, टीचर ने कहा पृथ्वी कैसी है, राउंड है, गोल है, तो क्या करेंगे, द टीचर सेड, सेड टू तो नहीं है, सेड टू होता तो हम टोल्ड में करते, सेड है इसलिए यहाँ पे, और कोमे की जगह क्या जाएगा, डेट आएगा। सेड है तो सेड ही रहेगा, सेड टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा। द अर्थ इज राउंड। अब आप कहेंगे जी सर कुछ चेंज ही नहीं हुआ, चेंज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, नोट, नोट लिखा है, यदि वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब एक ऐसा सच जो हमेशा सबके लिए सच है, एक सामान्य सत्य है, एक ऐसा सत्य है जो सभी के लिए सत्य है। पृथ्वी का गोल होना ये सभी के लिए एक जैसी बात है, किसी के लिए अलग नहीं है। प्रोवर्ब्स कोई कहावत हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ कोई ऐतिहासिक सत्य हो, तथ्य हो, सत्य हो। हैबिचुअल एक्शन कोई आदत को प्रकट किया जाए कि वो आदत है उस चीज की, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की। तो आरएस वाला वाक्य नहीं बदलता है, आरएस मतलब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे क्या हुआ है, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। अब पृथ्वी कैसी है, राउंड है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस आएंगे आपके सामने जो आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, सीधी बात है सभी के लिए। अगर यहाँ पे आ जाता द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तब आपको क्या करना होता, सिर्फ और सिर्फ ये करना होता, यहाँ पे डेट लगाना होता, पहले का वाक्य और बाद का वाक्य सेम रहेगा। ये होता है, इनमें बहुत इजी होता है बस समझने के। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग्स होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, माई ब्रदर, माई ब्रदर सेड, सॉरी, सेड टू को किस में कर देंगे बेटा, टोल्ड में कर देंगे। टोल्ड मी, माई ब्रदर टोल्ड मी डैट, डैट कॉमे की जगह डैट आएगा, बाकी अब कोई चेंज नहीं होगा। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर्स। ऐसे ही देखिए, माई टीचर सेड, मेरे टीचर ने कहा,
इंडिया बिकम फ्री इन 1947 के भारत जो है 1947 में आजाद हुआ। ठीक है, तो ये कैसा एक्शन है? ये हिस्टोरिकल एक्शन है, यानी हिस्टोरिकल ट्रूथ है। ये एक मतलब ऐतिहासिक बात है। ऐतिहासिक सत्य जब भी आएगा हम उसे चेंज नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा? माई टीचर सेड दैट become इंडिया became free in 1947। तो इन वाले वाक्यों को, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जिसमें हैबिचुअल एक्शन हो, जिसमें प्रोवर्ब्स हो यानी कहावतें हो, ऐसे को हम सिर्फ डेट लगाकर वाक्य को एज इट एज जैसा का तैसा लिख देते हैं। बाकी ये हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन चेंज हो जाता है। ठीक है, और अभी जितना हमने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। 4 से 6 वीडियो इसकी 10-10, 15-15 मिनट की हो जाएंगी। तो आप देखते रहिए। कोई डाउट हो, कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।